सो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे फंड्स के बारे में कि कैसे फाइनेंस को रेज किया जाता है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसको 3 सोर्सेस हैं इसके। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, जो समय के हिसाब से देखा जाता है कि कुछ पैसे जो हम लेती है कंपनी वो लंबे समय के लिए लेती है, कुछ मीडियम टर्म के लिए लेती है और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लेती है। फिर हमने ओनरशिप के बेसिस पे डिस्कस किया था कि एक ओनर्स फंड होता है, एक उधार लिया हुआ होता है, और एक हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज उन्हीं को, जैसे कि अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज के हिसाब से, शॉर्ट टर्म सोर्सेज के हिसाब से, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे, फिर रिटेन्ड अर्निंग पढ़ेंगे, फिर डिबेंचर पढ़ेंगे, और सो ऑन मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो हम सीधा आ जाते हैं अपने, जहां हमने कल स्लाइड बंद किया था वहां। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, ये है चॉइस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। मतलब अगर हमें पैसे को रेज करना है तो हम कैसे, कौन कौन सा चॉइस है हमारे पास, क्या ऑप्शंस क्या है हमारे पास पैसे को रेज करने के लिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी बहुत सारे सोर्सेज ढूंढती है, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। तो क्या क्या तरीके हैं और किस तरह से उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आप देखो, अ बिजनेस कैन रेज फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत जगह से ये पैसे रेज कर सकती है, जैसे इक्विटी शेयर्स के थ्रू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कर सकती है, रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू कर सकती है, डिबेंचर्स के थ्रू कर सकती है, लोन ले सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और फिर कमर्शियल बैंक्स भी इसमें आते हैं। तो इन सब से ये लोग पैसे ले सकते हैं। ईच ऑफ देम हैविंग देयर ओन मेरिट्स। अब देखो, सबके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां से कंपनी पैसे रेज करती है। अब देखो, सबसे पहला जो सोर्स है ना, वो है इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या करती है स्टूडेंट, शेयर्स को इशू कर सकती है मार्केट में। ठीक है, कैसे इशू करेगी शेयर्स, पहले हम समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। देखो, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स और यूनिट्स। क्लास में भी मैंने बताया था कि जो कंपनी का पैसा होता है ना, उसको छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, और उस छोटे हिस्से को शेयर्स कहा जाता है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो ना, ये जैसे बहुत सारा पैसा है तो इसको कुछ कुछ हिस्सों में बांट दिया, एक शेयर का दाम रख दिया कुछ 100 रुपए या 1000 रुपए, और इस तरह से बहुत सारे शेयर्स इशू किए जाते हैं इन द मार्केट। इन अदर वर्ड, शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल जो होता है कंपनी का, उसका एक हिस्सा होता है। और इन सबको एग्रीगेट कर दे, मतलब ऐड कर दे सारे शेयर्स को, तो कंपनी का पैसा माना जाए। Is it clear? This point is clear to everybody or not? मुझे बताओ, क्लियर है? सो देखो, अब दोज हु सब्सक्राइब टू द शेयर कैपिटल, जिन लोगों ने शेयर्स को खरीदा है, उनको हम लोग बोलते हैं कि मेंबर बन जाते हैं, यानी कि वो कंपनी के मेंबर कहते हैं, और कई लोग उनको शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। अब इनको ना मालिक का हक मिल जाता है। जैसे सपोज करो, ये जो देख रहे हो डायग्राम में, ये लोगों ने शेयर खरीद लिया, मान लो कंपनी में 1 करोड़ लगा हुआ पैसा, तो इन सब ने थोड़ा थोड़ा इन सब का हिस्सा लगा हुआ है, तो इनको हम ना शेयर होल्डर बोले। आई होप समझ गए होंगे। जैसे ये देख रहे हो जिसको मैं लेजर लाइट जिसके ऊपर कर रहा हूँ, ये हमारा एक शेयर होल्डर है, ग्रीन वाला। फिर ब्लू वाला भी एक शेयर होल्डर है। हो सकता है इसने 10 लाख लगा रखे हैं। ये अगर आप देखो, लाइट ब्लू वाला जो है, ये भी हो सकता है कि कुछ लगा रखे हो 10 लाख, फिर रेड वाले ने भी लगाया होगा। इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने पैसे लगाए होते हैं। तो इनको हम दो नाम से जानते हैं, इनको हम मेंबर्स बोलते हैं, और इनको हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। और इनके पास स्टेटस क्या है, मालिक का स्टेटस मिल जाता है, इनको रियल में मालिक माना जाता है, असली मालिक यही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट सबको पॉइंट? यस सर। अब देखो, हम बात करेंगे कितने तरह के शेयर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो देखो, सबसे पहले नंबर पे आता है इक्विटी शेयर, और एक आता है प्रेफरेंस शेयर्स। दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की। इनको ना ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है। जब भी आपको कोई बोलेगा कि मैंने शेयर खरीद रखा है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो ऑर्डिनरी शेयर की बात कर रहा है, यानी इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास ना स्पेशल राइट नहीं होता, मतलब प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। यानी कि अगर कंपनी चाहे तो इनको डिविडेंड देगी और चाहे तो नहीं भी देगी। और अगर कंपनी कल को बंद होती है ना, तो इनको सबसे पहले नहीं मिलेगा पैसा, इनको सबसे लास्ट में मिलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ना कोई स्पेशल या प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं, अगर हम डिविडेंड रिसीव करने की बात करें तो। ठीक है,
तो अगर कल को कंपनी डूबेगी तो इनको पैसा सबसे बाद में मिलेगा, ये इनको सबसे बड़ी इनकी नुकसान होता है। ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क बियरर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं और असली मालिक भी यही होते हैं। दे आर द रियल ओनर्स एज वेल एज they are entitled to receive any money only after the payment of all the debts। पेमेंट, देखो होता है क्या है कि जब सारे के सारे बिजनेस के डेट, अगर कल को मान लो कंपनी बंद हो गई या इंसॉल्वेंट हो गई, तो जितना डेट होता है, डेट बोलते हैं उधार को, जितना पैसा लिया होता है ना कंपनी ने, वो कंपनी पैसे सबसे पहले बाहर वाले लोगों को लौटाती है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाती है, फिर उसके बाद जब सबसे लास्ट में नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि दे आर द रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिसीव द मनी एट द एंड, वेरी एंड। तो इसीलिए इनको रियल मालिक भी माना जाता है। अच्छा, जो पैसा रेज करती है कंपनी इन लोगों से, जिनको प्रेफरेंशियल राइट कम मिला होता है, जिनको रिस्क बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, इसी को कंपनी बोलती है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपको सबको समझ में आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल वो पैसा होता है जो कंपनी ने लोगों से रेज किया होता है या किसी से भी रेज किया होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल से रेज करें, कई बार एलआईसी से भी रेज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन से भी। लेकिन इसमें ना प्रेफरेंशियल राइट नहीं देते, मतलब अधिकार नहीं देते हैं कि भाई आपको पहले देंगे। अब ये पैसा हमेशा के लिए लग जाता है और ये रियल ओनर होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट भी रहता है। कुछ पूछना है इतने तक क्लास? किसी बच्चे को इतने तक में कोई डाउट है? लेट मी नो। मनसिका समझ में आ गया? नो सर। ओके। यस। तो देखो, सबसे पहले पहले हम बात करेंगे मेरिट्स की, क्या क्या एडवांटेज है। देखो, अभी सबसे पहला एडवांटेज ये है कि सूटेबल फॉर रिस्क टेकर्स। जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं ना, उनके लिए सबसे बढ़िया है इक्विटी शेयर्स। जो रिस्क लेना चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है इक्विटी शेयर, उनके लिए सूट करता है। नंबर टू, नो ऑब्लिगेशन फॉर डिविडेंड। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कि कंपनी के ऊपर जिम्मेवारी नहीं होती है कि डिविडेंड दे। देखो, अगर कल को मान लो कंपनी को प्रॉफिट भी हो जाता है, तो कंपनी अगर चाहे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से मना कर सकती है। उनको मना सकती है कि भाई इस बार आप डिविडेंड मत लो, अगले साल ले लें। तो इसकी कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि डिविडेंड देना है तो देना ही है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट वेदर दे वांट टू गिव डिविडेंड और नॉट। ओके, पॉइंट क्लियर? नाउ वी मूव टू द यस। थर्ड पॉइंट, परमानेंट कैपिटल। देखो, तीसरा इसका बेनिफिट ये है, एडवांटेज, कि ये परमानेंट कैपिटल माना जाता है। इस पैसे को कंपनी को लौटाना नहीं पड़ता कभी भी, लाइफ टाइम तक ये पैसा कंपनी के पास रहेगा। ठीक है। अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर आप तो बता रहे थे कि इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यस, ऑब्वियसली बेच सकते हैं, लेकिन इससे कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा? मान लो कंपनी ने 1,000 शेयर्स, किसी ने 1,000 शेयर्स के बदले कंपनी को पे कर दिया और 100 रुपए के हिसाब से किया है, तो 1,000 का 100 रुपए करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए अगर कंपनी के पास मिल गए, तो उस शेयर को वो 2 लाख में बेचे, 50,000 में बेचे, 10,000 में बेचे, उससे कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? कंपनी के पास पैसे आ गए, वो पड़े रहेंगे। अब वो शेयर मार्केट से खरीदेगा, बेचेगा, उन्हीं शेयर को अदला बदली करता रहेगा, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ना। कंपनी के पास तो ऑलरेडी पैसे आ चुके हैं। तो इसीलिए इसे परमानेंट कैपिटल माना जाता है, बिकॉज कंपनी इज नॉट लायबल टू रिटर्न दिस मनी अनटिल एंड अनलेस कंपनी सफर्स अ लॉस और से इट बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो तब तक तो कंपनी के पास ही पैसा है। नंबर 4, चौथा एडवांटेज ये है कि प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दिनेस टू द कंपनी। देखिए, इससे क्या होता है ना कि कंपनी की ना क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ जाती है। मतलब कोई भी आदमी देखेगा, यार कंपनी के पास इतने इक्विटी शेयर है, तो कंपनी, ये हो जाता है कि कंपनी टेंशन फ्री है, क्योंकि उसे लौटाना तो होता नहीं है पैसा वो। तो हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी के पास अगर मान लो 1,000 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर्स के थ्रू है, तो कंपनी को किसी को देने की जरूरत ही नहीं है, वो कंपनी अपनी खुद की मालिक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि क्रेडिट वर्दिनेस है, उसका एक अलग ही रेपुटेशन बन जाए। जैसे अगर मान लो आपको पता चलता है कि गूगल कंपनी के पास 1,000 करोड़ रुपए हैं इक्विटी शेयर्स के लिए हुए पैसे, तो आपके मन में सबसे पहला जो थॉट आएगा ना, वो यही आएगा कि अच्छा, 1,000 करोड़ तो कंपनी को कभी लौटाने ही नहीं पड़ेंगे, फिर तो मजे मजे हैं कंपनी के। तो इसीलिए क्रेडिट वर्दिनेस आ जाती है कंपनी की, कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि चलो इतना पैसा तो कंपनी की टेंशन फ्री है। अब मान लो वही पैसा 1,000 करोड़ अगर कंपनी ने डिबेंचर्स या लोन के थ्रू लिया होता, तो आपको टेंशन होती
कि ये तो कंपनी का खुद का पैसा थोड़ी ना है, ये तो कंपनी को आज नहीं तो कल लौटाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्रेडिट वर्दिनेस इक्विटी शेयर से ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू अदर। एम आई क्लियर? ये 4 पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ या ना बोला करो बेटा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता। यस ओके सर। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा इसका मेरिट क्या है? नो चार्ज अगेंस्ट एसेट्स। देखो इक्विटी शेयर के ऊपर ना आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता, मतलब आपको एसेट गिरवी नहीं रखनी पड़ती। तो ये सबसे बड़ा फायदा है इक्विटी शेयर्स का। जैसे कंपनी को अगर रेज करना है पैसे, तो लोन अगर कंपनी लेती है या डिबेंचर्स लेती है ना, तो उसको बदले में गिरवी रखना पड़ता है अपनी जमीन। लेकिन जब इक्विटी शेयर्स कंपनी रेज करती है ना, तो इट इज नॉट सपोज टू यू नो मॉर्टगेज एसेट्स, मॉर्टगेज नहीं कराना पड़ता, एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ता। तो इसीलिए ये कोई चार्ज अगेंस्ट एसेट नहीं है इसमें। और एक और पॉइंट है, दे हैव वोटिंग राइट्स। दे कौन है यहाँ पे? इक्विटी शेयर होल्डर्स है बेटा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ना वोटिंग राइट होता है, और वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट को फॉलो करती है कंपनी। बकायदा इसका एनुअल जनरल मीटिंग होती है, होटल्स बुक किए जाते हैं, ठीक है। जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना, वो बुक करता है और सारा देख रेख उसी की उसमें होता है, अंडर उसमें। और जितने इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मीटिंग में बुलाया जाता है। मतलब सेलेक्टेड इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप बुला लो, लाखों मिल जाएंगे फिर तो। कुछ जो सिलेक्टेड, खास करके कंपनी यही रूल बनाती है कि जिन्होंने ज्यादा पैसे लगा रखे, बेसिकली उन्हीं को बुलाया जाता है। वो लोग जाते हैं, फिर अपना व्यू रखते हैं वहां पे, और वोटिंग करते हैं, ठीक है। और उसी के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। कई कंपनियां ऑनलाइन वोटिंग भी कराती हैं घर से ही बैठे, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ बोलो। सर जो फिफ्थ पॉइंट में आपने बोला था कि कंपनीज को फिक्स्ड एसेट्स नहीं लगाने पड़ते, तो उनको क्या लगाना पड़ता है इक्विटी देखो ये शेयर्स को रेज करने के लिए? कुछ भी नहीं। अगर किसी कंपनी को इक्विटी शेयर रेज करना है तो उसे ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसे बस एक प्रोस्पेक्टस अपना करना पड़ेगा पब्लिक डोमेन में, और सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम इतने पैसे रेज कर रहे हैं। फिर सेबी उसको क्लियरेंस दे देगी कि ठीक है, आप लिस्टेड हो कंपनी में, आप शेयर रेज कर सकते हो। फिर वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस। न्यूज़पेपर की तरह ही होता है बेटा प्रोस्पेक्टस, और उनकी वेबसाइट पे भी वो लोग छाप देते हैं, और उससे लोग पढ़ते हैं और फिर शेयर्स मार्केट में खरीदते हैं। सर और इक्विटी जैसे, शेयर्स आईपीओ की तरह हाँ, होते हैं? इक्विटी शेयर्स क्या पूछ रही हो? सर इक्विटी शेयर्स आईपीओस की तरह रेज करते हैं? देखो आईपीओ जो होते हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर होते हैं, कि पहली बार जब कंपनी इशू करती है, तो शुरुआत में ना कई बार क्या होता है, कंपनी ना रेट तय नहीं कर पाती, तो लोगों से ही बोल देती कि आप ही तय कर लो, इतने से इतने के बीच में बोली लगाओ। तो लोग बोली लगाते हैं, वो है इनिशियल आईपीओ। और कंपनी ना शेयर्स मार्केट में जब इशू करती है, जैसे आपको हमारे जैसों को, तो कंपनी पहले ही बता देती है, प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है कि हमारा शेयर इतने रुपए का है, और हमारी कंपनी ने इतना इतना अच्छा काम किया है, पिछले 10 साल या 5 साल में हमने ये रिकॉर्ड वो किया है, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये भी देती है कि जो पुराने हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको हम इतना इतना डिविडेंड देते हैं। एक तरह से आप यूं समझ सकती हो कि पूरी की पूरी डिटेल उसमें डिस्क्लोज करनी पड़ती है, ठीक है। यस सर। हाँ, और आजकल तो क्या होता है ना, देखो आजकल इतना डिजिटल हो गया है कि इतने सारे बहुत सारे ऐप्स आते हैं, ठीक है। आप जैसे सिंपल सिंपल ऐप्स आते हैं, अब मैं तो एक ही यूज करता हूँ, ग्रो ऐप। तो उसमें क्या करोगे, आपको पहले लॉगिन करना होता है, और उसको आपके बैंक अकाउंट से उसको कनेक्ट कर देता है। और उसमें आप कोई भी शेयर जो भी होते हैं ना, उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकती हो, और फिर उनके प्रोस्पेक्टस भी देख सकती हो, और ऑनलाइन ही फोन पे ही आप उसको परचेज कर सकते हो। क्योंकि पहले की जमाने की तरह नहीं है, आजकल डिजिटल हो चुका है सब कुछ। तो पहले क्या होता था, लोग शेयर्स खरीद के अपने घर में रखते थे, और होता कैसा है, रुपए की तरह होता है, एक कागज के टुकड़े पे स्टैंप लगी होती है कंपनी की, और बस उसका अमाउंट लिखा रहता है, शेयर का, एक शेयर का अमाउंट ऊपर लिखा रहेगा। बट आजकल रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, आप कौन उसको खरीद के लाएगा और लाके घर में रखेगा। तो इसीलिए डिजिटल चलता है, आप खरीदोगे तो अपने आप ही वो पूरा रिकॉर्ड बना के और आपके अकाउंट के साथ वो अटैच कर देंगे, तो पूरा रिकॉर्ड आपके पास। जैसे हम बैंक में आजकल ऑनलाइन पैसा पे करते हैं ना, वैसे ही काफी हद तक उसी तरह का रहता है। आप कभी भी खरीद सकती हो शेयर्स और बेच सकती हो, जब आपकी मार्केट खुली हुई है तब। तो इसमें जब कंपनी रेज कर, आपका जो क्वेश्चन ये था कि सर कैसे करते हैं अगेंस्ट एसेट्स, तो इसमें कुछ नहीं, अगर कंपनी को पैसे चाहिए तो कंपनी सीधा मांग लेती है लोगों से, और बदले में कोई भी चीज गिरवी नहीं रखती। सिंपल है।
आ गया समझ में? यस सर हाँ शेयर की वैल्यू, क्या बोल रही हूँ? सर कंपनी शेयर की वैल्यू बढ़ा सकती है? देखो एक्चुअली क्या होती है, कंपनी को शेयर्स जब रेज करती है ना, तो कंपनी को सोचना पड़ता है कि वो शेयर का रेट क्या रखे। 100 रुपए रखना है, 200 रखना है, 300 रखना है, तो इस तरह से रखती है। और मैं रियलिटी बताऊं आपको, कंपनी बेसिकली जैसे शेयर का दाम ना ज्यादातर आप देखोगी 10 रुपए 20 रुपए ही रखती है। और उसके अलावा वो प्रीमियम रख देती है, शेयर की वैल्यू में प्रीमियम लगा देती है। मान लो 100 रुपए का शेयर है, तो ऐसा हो सकता है 10 रुपए का शेयर है और 90 रुपए की प्रीमियम, तो 10 वाले शेयर को 100 में बेच देती है। अब मेरे जैसे आपके जैसे लोग हैं उसको 100 रुपए में खरीदते हैं। और आगे अगर कंपनी अच्छा करेगी, प्रॉफिट अच्छा कमाएगी, तो कंपनी क्या करती है, जो प्रॉफिट कमाती है उसी में से डिविडेंड अनाउंस कर देती है। अब जैसे मान लो मैंने 100 रुपए के 10 शेयर खरीदे, तो मैंने कितना लगा दिया, 1000 रुपए। अब मान लो कि कल को कंपनी 20% का डिविडेंड देती है, तो मुझे साल के एंड में 1000 रुपए पे 20 रुपए मेरे को मिल जाएंगे। अब मान लो मैंने 10 लाख रुपए लगाए होते, तो 10 लाख का 20% कितना होता है, 2 लाख। तो मुझे साल के एंड में 2 लाख रुपए मिल जाए, अगर मैं शेयर्स को बेचूंगा नहीं तब। और अगर मान लो अब कंपनी, लोगों को पता चल गया कि भाई कंपनी 20% का डिविडेंड देने वाली है, तो 100 रुपए के शेयर को आदमी 110 में भी तो खरीद सकता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के और कमाई होगी और शेयर के रेट और बढ़ेंगे। तो इसी लालच में कई बार क्या होता है, मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है शेयर्स की। तो कई इक्विटी शेयर होल्डर बड़े चालाक होते हैं। जैसे मान लो आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, और 1 लाख शेयर्स खरीद रखे हैं। ठीक है, 1 लाख शेयर्स का मतलब हो गया आपने 1 करोड़ रुपए लगा रखे हैं बिजनेस। अगर वही शेयर 100 वाला जो आपने खरीदा है, मान लो 150 का मिल रहा है मार्केट में, तो आप बैठे बैठे 50 लाख रुपए बना जाओगी। तो कई लोग लालच में क्या करते हैं, डिविडेंड का इंतजार नहीं करते, जब शेयर्स के रेट बढ़ जाते हैं ना, तो वो इमीडिएटली उसको सेल कर देते हैं, और उसके बदले जो उनको कम फायदा होता है वो उनकी जेब में आ जाता है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस सर। जैसे आपको मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, जिन लोगों ने 2020 में टेस्ला के शेयर्स खरीदे हैं, वो शेयर्स के रेट अब 5 गुना बढ़ चुके हैं। तो अगर किसी आदमी ने 10 लाख रुपए लगाए होंगे ना टेस्ला कंपनी के शेयर्स में, 10 लाख, तो आज की डेट में कितने हो गए होंगे वो, बताइए? 50 लाख। 50 लाख। तो 40 लाख रुपए बना गया आदमी खड़े खड़े, कुछ भी नहीं किया उसने। मैं रियल डेटा बता रहा हूँ आपको, अगर आप देखोगे ना वेबसाइट पे, तो ये कंपनी के 5 गुना शेयर्स बढ़ चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनके शेयर बढ़ते घटते रहते हैं, घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ठीक है। सर ये जो 6th पॉइंट है वोटिंग राइट्स वाला, सर हाँ इसमें कंपनी जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं उन्हीं को बुलाती है या फिर कम शेयर्स वाले को भी बुलाती है ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े? देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेसिकली क्या होता है कि आप समझ सकते हो, जब वोटिंग होती है ना, तो होटल बुक किए जाते हैं, और कंपनी अगर सभी शेयर होल्डरों को बुलाएगी तो फिर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, एंड इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। तो कंपनी क्या करती है, एक अपना क्राइटेरिया बना लेती है कि भाई हमारे कंपनी के अंदर इतना परसेंट जिसका शेयर लगा है, इतना परसेंट तक इन सबको बुलाया जाएगा। तो उसी हिसाब से कंपनी बुलाती है। और एक चीज और समझ लो, जब हम लोग किसी को चुनते हैं ना, मतलब हम लोग मेंबर्स हैं कंपनी के, या यूं कह लो शेयर होल्डर। जो सपोज करो आप शेयर होल्डर्स हो, तो शेयर होल्डर्स ही चुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग ही अपॉइंट करते हैं, जो हम लोग हैं, हम ही लोग अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स को। तो वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वही लोग हमारा डिविडेंड अनाउंस करते हैं, तय करते हैं। ठीक है। तो वोटिंग में यही होता है कि कुछ खास लोग जो होते हैं, जो ज्यादा ग्रुप बड़े बड़े जो जिन्होंने पैसे इन्वॉल्व कर रखे लगा रखे, उन्हीं को बुलाया जाता है। सबको बुला नहीं सकते। ओके सर। लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती हैं आज की डेट में, कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वोटिंग का अधिकार देती है। आपको स्पेशल एक कोड दिया जाता है, और आपके ईमेल आईडी पे वो कोड आ जाएगा, और उससे आप लॉगिन करके और वो अपना वोट दे सकते हो। ठीक है। और ज्यादातर कंपनियां ऐसा करती हैं, तो इसमें आपको, आपके पास अभी भी राइट है, आप होटल ना जाके घर पे बैठे बैठे आप वोट कर सकते हो। अगर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आप नाराज हो, तो उसको निकाल सकते हो, या किसी नए को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके सर। ठीक है। ठीक है, अब हम डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे बेटा, कि इसके नुकसान क्या क्या है। देखो जरूर सिर्फ फायदा ही नहीं है, नुकसान भी है। पहला नुकसान,
इनकम इज नॉट स्टडी, फ्लक्चुएशन इन डिविडेंड बेस्ड ऑन प्रॉफिट। मैं ये कह रहा हूँ कि इक्विटी शेयर होल्डर्स में ना अनाउंसमेंट होती है कि इतना डिविडेंड मिलेगा, तो जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, तो उसी समय जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग अनाउंस कर देते हैं कि भाई हम लोग इतना डिविडेंड देंगे। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि ये स्टेडी नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। 20% भी मिल सकता है, हो सकता है अगले साल आपके शेयर्स के रेट ना घटा दिए जाए, 15% पे दे दें, फिर हो सकता है 25% पे दे दें, हो सकता है 18% पे दे दें। तो ये अनाउंसमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। जब कंपनी प्रपोज करती है डिविडेंड, तब तब पता चलता है कि इतना इक्विटी शेयर्स पे इतना डिविडेंड मिलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा, दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है बेटा? हाई कॉस्ट। देखो, जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स से रेज करती है ना, मतलब पैसा जब लेती है इक्विटी शेयर्स के थ्रू, तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, वेरी कॉस्टली। कॉस्टली क्यों पड़ता है? क्योंकि इसके लिए बेटा डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है ना, आपको बहुत सारा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, और प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, सेबी को भेजना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है ये। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये महंगा पड़ता है। अगर जैसे किसी कंपनी को 1,000 करोड़ के 1,000 करोड़, मान लो किसी कंपनी को सपोज करो 100 करोड़ चाहिए, तो वो पहले उसे ये तय करना पड़ता है कि रेट क्या रखे, मतलब शेयर का रेट 100 रुपए रखे, 1,000 रुपए रखे। अगर मान लो शेयर का रेट 100 रुपए रखती है, तो 1 लाख शेयर इशू करेगी। अब 1 लाख शेयर पूरे इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो किसी ने 1,000 खरीद लिया, किसी ने 100 शेयर खरीद लिया, किसी ने 50, बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कंपनी ने मार्केट में सिर्फ 1 लाख शेयर इशू किए, और लोग पहुंच जाते हैं उसमें, मतलब 10 लाख 20 लाख अप्लाई कर देते हैं। तो कंपनी सबके पैसे किसी किसी के लौटा देती है, किसी किसी को बोलती है भाई देखो सबके आधे पैसे लौटा रहे हैं हम, आधे पैसे फालतू आ गए हैं। तो इस तरह से कंपनी के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो ये सारा कागजी कार्रवाई करने के लिए ना आपको बैंक को अपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि जब सब लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर के और इशू करेंगे शेयर्स, तो बेसिकली वो बैंक के पास चला जाता है, फिर बैंक तय करता है कि किसके पैसे रखने हैं, किसके लौटाने हैं। तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस। उसमें ना विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाता है। आप खाली, इतने अच्छे अच्छे ऐप्स हैं, खाली आप ऐप खोलो और उसमें दिखाता रहता है किस शेयर के क्या रेट चल रहे हैं, उस पर क्लिक करो और परचेज का ऑप्शन आएगा, आप सीधा परचेज कर लो, काम खत्म। कितनी देर लगी? मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगेगा और आपका शेयर परचेज हो जाएगा। आपके बैंक से पैसे उतने कट जाएंगे, और बेसिकली वो पैसे कटते नहीं है, वो पैसे ना सील हो जाते हैं और कंपनी के उसमें चले जाते हैं बैंक में। अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया तो तब जाके कटते हैं, और अगर कंपनी बोलती है नहीं हमारे पास पैसे की जरूरत नहीं है, दूसरे लोगों से आ चुका है, तो आपके पैसे आपके बैंक में दोबारा से वापस आ जाएंगे। रियल लाइफ में देखा जाए तो पैसे जाते नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमारा बैंक दिखाता है कि आपका पैसा डेबिट हो गया है, बट वो पैसा जब कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो पैसा वापस आप ही के बैंक में आ जाएगा, और इंटरेस्ट भी उस पर मिलता रहेगा एज यूजुअल। पॉइंट क्लियर है? सर लेट अगर मी नो। किसी ने शेयर इशू कर दिया लेकिन बाद में वो वापस लेना चाहता है तो वो ले सकता है? समझा नहीं मैं, आप कह रही हो कि किसी ने शेयर खरीद लिया और उसको लग रहा है कि मुझे शेयर नहीं खरीदने हैं, तो वापस लेने के लिए कह रही हो क्या? सर जैसे एक वो तो पर्सन देखो ने अप्लाई किया, हाँ, ठीक है, बैंक से पैसे सेल हो गए कंपनी के अकाउंट में, लेकिन फिर ठीक। उसे लग रहा है कि उसको दूसरे खरीदने हैं, तो वो उन पैसों को वापस ले सकता है? देखो, एक बार इशू कर दिया तो कंपनी एक्सेप्टेंस देती है। कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने आपके शेयर ले लिए, तो वो चाहे तो बेच सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो, लेकिन उसे ना वापस बेचना पड़ेगा वो शेयर, बेचेगा वो। क्योंकि एक बार उसने शेयर खरीद लिया ना, तो उसके रेट बढ़ते घटते रहते हैं ना, तो जो रेट चल रहा होगा उसी के हिसाब से उसको बेचना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, हम किस पे आ जाते हैं? तीसरे पॉइंट पे, डाइल्यूशन इन कंट्रोल फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी मेक्स फ्रेश इशू। देखो, एक तीसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जब कोई कंपनी फ्रेश इशू करती है ना शेयर्स, मान लो हो सकता है कंपनी ने पहले भी शेयर इशू करे हो, तो वही शेयर्स बाद में और इशू करती है उसी के नाम पे। तो ऐसे में क्या होता है, जो पुराने वाले शेयर होल्डर होते हैं ना, उनकी पावर कम हो जाती है।
मतलब उनकी पावर डाइल्यूट हो जाती है, घुल जाती है। कोई ये पॉइंट समझाएगा कि जैसे मान लो एक कंपनी ने 100 करोड़ के शेयर्स रेज किए, उसमें से मैंने 1 लाख के शेयर्स खरीद लिए थे। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैंने 1 लाख के शेयर्स मतलब किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे 100 रुपए के, जिसमें से मैंने 10,000 के शेयर खरीद रखे हैं। कितने के खरीद रखे हैं बेटा? 10,000 कितने के खरीद रखे के। हैं? 10,000 के। 10 तो 10,000 शेयर्स खरीद रखे हैं, 10,000 शेयर्स 100 रुपए के, तो मेरे कितने हो गए? 10 लाख। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने 1 लाख शेयर्स में से 10,000 शेयर्स मेरे पास हैं, घर में रखा हुआ मैंने, ठीक है, मेरे नाम से है। अब मान के चलो कि आगे चल के 6 महीने के बाद कंपनी फिर दोबारा से नए शेयर्स इशू कर देती है इसी इसी टाइप ऑफ शेयर्स में, तो हो सकता है कि अब मेरे पास जो 10% का होल्ड था ना कंपनी के ऊपर, क्योंकि 100 करोड़ में से मैंने 10 लाख का खरीद रखा था, तो जो मेरा होल्ड था कंपनी के ऊपर, वो मेरा होल्ड जो है खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, परसेंटेज कम हो जाएगा, मेरी पावर कम हो जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। पॉइंट क्लियर है? यस सर। बोलो हाँ। ओके। एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। देखो जब हम शेयर्स को इशू करती है ना कोई कंपनी, तो इसमें बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। अगर आप देखो बेसिकली बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको बैंकर्स को तय करना पड़ता है, बैंक वालों से बात करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे इतने बहुत लीगल कानून है इसमें। अगर आप देखो, जैसे पहले एक मैं सिंपल रूल बताता हूँ कि जब भी कोई कंपनी रेज करती है अपने शेयर्स को, तो एक रूल तो ये है सबसे पहला कि कंपनी ने जितने पैसे मंगाए, मान लो 100 करोड़ मंगाए, तो उसका कम से कम 90% उसको मिल जाना चाहिए एप्लीकेशन मनी। अगर किसी वजह से 90% नहीं मिलती है, तो जितने लोगों ने शेयर्स खरीद रखे हैं सबके पैसे वापस बैंक में लौटाने पड़ते हैं, और वो भी टाइम पीरियड होता है। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं लौटाया, तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड है कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फाइन लगेंगे, रोज 10-10 हजार रुपए उनका कटना शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे ही कटता चला जाएगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसीलिए क्या करती है कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो चालाक है, वो क्या करती है बैंक वालों से पहले ही बात कर लेते हैं कि देखो अगर 90% से कम लोगों ने अप्लाई किया ना, तो तुम लोग अब मेरे इसमें रिस्क ले लेना। तो बैंक वाले कहते हैं ठीक है हम तो रिस्क ले लेंगे, लेकिन हमें कमीशन चाहिए तगड़ा वाला। तो कहती है ठीक है हमारी मजबूरी है, हम दे देंगे। तो इस तरह के एक मैंने सिर्फ एक आपको पॉइंट बताया इस तरह से। इसी तरह से सेबी जो है पूरा रिकॉर्ड चेक करती है। इन्होंने प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठ तो नहीं बोला, कोई चीज गलत तो नहीं बता रहे हैं। अगर कल को ऐसा हुआ तो कंपनी जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो उसको बोलेगी कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, सबके शेयर्स पे पैसे वापस करो, तुमने फ्रॉड किया है, झूठ बोला है। तो इस तरह की चीजें, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो कंपनी को कैरी ऑन करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। इज दिस क्लियर? सर हाँ सर अगर सेबी ठीक से चेक करे, पहले तो सिक्योरिटी बोर्ड के पास ही जाएगी कि ये इतने शेयर इशू कर रहे हैं, तो उससे फ्रॉड हो नहीं सकता। तो पहले वो चेक करेगी ना बेटा, इसीलिए तो फ्रॉड नहीं होता। लेकिन आप एक बात बताओ, कंपनी जरूरी है कि कंपनी बाद में ना करे? क्या पता शेयर इशू करने के बाद फ्रॉड करने लग जाए कंपनी। तो सेबी हर समय वॉच रखता है। सेबी का सिंपल गाइडलाइन है, सेबी क्या करता है हर समय, सेबी को हम बोलते हैं वॉच डॉग, इट इज अ वॉच डॉग। ये बस ध्यान देता रहता है कौन कंपनी में क्या चल रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर का आदमी कोई लीक कर रहा है इन्फॉर्मेशन। कई बार आपने देखा होगा, आपने अगर वेब सीरीज देखी होगी हर्षद मेहता वाली, देखी है किसी बच्चे ने? अभी आई थी बेटा वेब सीरीज एक, हर्षद मेहता। हाँ आकाश ने देखी है, चलो। तो आकाश को कुछ तो समझ में आया होगा बेटा, आकाश समझ में आया था? यस सर। उसमें जब उसके ऊपर सीबीआई रेड डालती है ना, और एक न्यूज़पेपर वाली होती है, उसमें वो जा के बार बार इंफॉर्मेशन पता करती रहती है क्या फ्रॉड कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कंपनियां ना फ्रॉड भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम दूध की धुली रहेंगी। तो उसमें कई बार देखने में आता है कि सेबी की नजर में जब आता है कि अंदर का, जैसे सपोज करो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो सब पता होता है कि कितना डिविडेंड देने वाले हैं हम लोग। पहले ही उनकी मीटिंग होती है, तो उसमें पहले डिस्कस होता है कि इस बार हम 20% देंगे या 15% देंगे। मान के चलो कि सब उम्मीद कर रहे थे कि 15% का डिविडेंड मिलेगा, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं 15 या 15 से कम ही होते हैं, 15 से ज्यादा तो हो नहीं सकते।
तो मान लो कि 10 जने हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और आपस में उनका एग्रीमेंट हुआ कि इस बार ना हम धमाका मचाते हैं, हम ना सब लोग सोच रहे हैं हम 15% डिविडेंड देंगे, 20% दे देते हैं, इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाएगी और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा है। तो ये अगर इंफॉर्मेशन कोई मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी को दे दे, बाहरी आदमी को, मेरे जैसों को या आप जैसों को, और बोले कि मेरे नाम पे तू शेयर खरीद ले और 50-50 कर लेंगे। अब ये तो बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये बात तो सिर्फ बहुत 15 लोगों को ही पता है या 10 लोगों को ही पता है। अगर मार्केट में एकदम पक्की खबर मिल जाए कि ये कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड देने वाली है, सपोज करो मान लो पता चल जाता है कि 20% देने वाली है, तो मैं 1 करोड़ के शेयर तुरंत खरीद लूंगा और उसका 20% मेरे को कितना मिलेगा, 20 लाख। तो आप देखो 20 लाख में बैठे बैठे कमा गया, और वो भी बिना टेंशन के। तो जो सेबी होती है ना, वो यही काम करती है। सेबी का काम है वॉच डॉग, ये सब इंफॉर्मेशन देखते रहना, पता करते रहना। अपने उनके खास लोग होते हैं जो इस पे वर्क करते रहते हैं, और कई सारे सेल्स होते हैं। और उसमें ये भी है, सेबी ये भी कहती है कि कोई भी आदमी अगर उसको लगता है कि कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है, या कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि गलतियां हो रही हैं, तो वो सीधा जाके सेबी के ऑफिस में डायरेक्टली जाएगा, और उसका नाम ना सेबी ने साफ साफ बोल रखा है, हम आपको प्राइज देंगे, इनाम देंगे, और किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे आपका नाम। और उसको चुपचाप बैक टेबल से पैसे प्रॉफिट वो भी मिल जाता है, रिवार्ड भी मिल जाता है, और उसका जो वफादारी है कंपनी के प्रति वो भी पूरी हो जाए। तो इस तरह की पॉलिसी है सेबी की। अगर आप आगे चल के सीएस का या सीए का ये सब एग्जाम देंगे, अगर आप तो आपको काफी इसके बारे में और अच्छे से डिटेल्स पता चलेंगी। आप सेबी के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, सेबी के लिए वैकेंसी भी आती है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है बेटा। आपको पूरा एकोमोडेशन जबरदस्त मिलता है। अगर आप सीएस की तैयारी करोगे तो उसमें आपको ये एकोमोडेशन भी मिलता है। अगर आप स्पेशली ये वाला ब्रांच ऑफर करोगे तो आपको सेबी में सिलेक्शन होता है। तो इसमें यही आपको काम दिया जाएगा कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, और दिन भर यही काम होता है। और कंपनियों के जो प्रॉफिट होते हैं ना, उसमें से कुछ हिस्सा सेबी को देना पड़ता है। तो इसी पैसे से वो लोग पूरा इनके ऊपर ओवरलुक करते रहते हैं, उस पैसे से खर्च करते हैं, और सारी फैसिलिटीज है। क्लियर है? यस कितने सर। बच्चे जाना चाहेंगे सेबी में, ये खुफिया विभाग में, पता करने की भाई कौन कंपनियां क्या घोटाला कर रही है? हैंड रेज करो जरा, देखो कितने बच्चे इच्छुक हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिली, तनीषा बंसल इंटरेस्टेड है, और जिसे जासूसी करने का शौक है वो तो पक्का जाना चाहेगा इसमें। और जॉब भी बहुत रेप्यूटेड है। आपको, मैं पढ़ रहा था एक जगह, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जहाँ उनको बंगला वंगला दिया जाता है, वहीं सेबी के एम्प्लॉइज को बड़ा सुरक्षित जगह पे दिया गया है घर। मतलब आपको एकदम रॉयल लाइफ रहेगी। सैलरी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर, लेकिन ये है कि फैसिलिटीज एक नंबर है। ठीक है, मतलब आपको कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सैलरी भी इतनी भी कम नहीं है, मतलब काफी अच्छी। चलिए ठीक है, तो ये इतना पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर थर्ड पॉइंट है मतलब कि शेयर जो है ये कंपलसरी है कि मतलब घटेंगे ही घटेंगे? नहीं, आप समझे नहीं पॉइंट। मतलब पहले तो सिंपल भाषा में समझाता हूँ, देखो मान लो कंपनी ने शेयर इशू किए और 1000 लोगों ने शेयर खरीद लिए, मतलब जितने शेयर होल्डर है सिर्फ 1000 है। अब मान लो कि कल को कंपनी वही वाले शेयर्स और रेज कर लेती है, और पैसे रेज कर लेती है, तो हो सकता है 1000 की जगह 3000 शेयर हो जाए, 3000 शेयर होल्डर्स हो जाए। तो क्या आपकी पावर पहले इतनी रहेगी या कम हो जाएगी? खाली ये बताओ। सर कम हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उनका अपना वोटिंग अलग हो सकता है। जब कम लोग थे तो आपकी ज्यादा चल रही थी। मान के चलो सिर्फ 50 लोगों ने शेयर खरीदा, तो 50 लोगों की तो बहुत पावर हो जाएगी, वो जो मन करे वो कर सकते हैं आपस में यूनिटी बना के। लेकिन शेयर होल्डर अगर बढ़ते गए तो यूनिटी कम हो जाएगी, है ना? तो यही मैं कह रहा था कि इसमें डाइल्यूशन इन कंट्रोल फॉर एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो पुराने वाले शेयर होल्डर है उनका कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, और ये डिसएडवांटेज है। ओके सर। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर ली, सॉरी इक्विटी शेयर्स की। ये देखो स्क्रीन पे देख रहे होगे आप, दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस। हमने पढ़ा कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है जब डिविडेंड मिलने की बात होती है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ये सबसे ज्यादा रिस्क बियरर्स माने जाते हैं, असली में रियल ओनर यही कहलाते हैं, क्योंकि इनको पैसा सबसे लास्ट में मिलता है।
ठीक है, इनके लिए रिस्क ही रिवार्ड है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा रिस्क लिया होता है, तो इनको प्राइस मतलब थोड़ा डिविडेंड भी इनको ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली। अच्छा, इसके हमने एडवांटेज पढ़े कि ये रिस्क टेकर्स हैं, इनके पास, कंपनी के पास लायबिलिटी नहीं होती, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती डिविडेंड देने की, दे सकती है नहीं भी दे सकती। कंपनी के लिए परमानेंट कैपिटल है, कंपनी का इस पे विश्वास, मतलब कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर ज्यादा रेज कर रखे हैं तो इस पे क्रेडिट वर्दीनेस मानी जाती है, इसको कोई बदले में गिरवी नहीं रखना पड़ता है एसेट्स, और फिर वोट जो शेयर होल्डर्स है उनके पास वोटिंग राइट है। फिर हमने इसका नुकसान अभी अभी मैंने पढ़ाया कि इसकी इनकम कंसिस्टेंट नहीं होती, बदलती रहती है। फिर मैंने ये भी बताया आपको कि हाई कॉस्ट होता है, इक्विटी शेयर्स बहुत महंगे पड़ते हैं अगर किसी कंपनी को रेज करना है, क्योंकि इसमें कागजी कार्रवाई बहुत है। फिर अभी डाइल्यूशन हमने डिस्कस किया कि इसमें शेयर होल्डरों की पावर घटती जाती है अगर आगे चल के कंपनी और शेयर्स इश्यू कर दे। और फिर मैंने लास्ट पॉइंट बताया कि कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं इक्विटी शेयर्स में। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ शेयर्स की। कौन कौन से थे? एक इक्विटी था, एक प्रेफरेंस था। अब हम बात करेंगे बेटा प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं विथ रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट फिक्स रेट। अच्छी बात क्या है कि ये जो देख रहे हो ना आप, इतने सारे जो है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो इनका रेट फिक्स होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलेगा। ये इनके लिए सबसे अच्छी बात। दूसरा फायदा, जब कंपनी वाइंड अप होगी, वाइंड अप मतलब बंद हो जाएगी, सपोज करो अगर कंपनी किसी वजह से बंद होती है तो इनको डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा। पहले का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डरों से पहले, सबसे पहले नहीं, इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा। इसलिए इसका नाम प्रेफरेंशियल राइट्स रखा, प्रेफरेंशियल शेयर्स रखा, क्योंकि इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है जब डिविडेंड दिया जाता है तब भी, रेट में भी, मतलब रेट इनका फिक्स होता है, और फिर जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो इनको सबसे पहले इक्विटी शेयर से पहले पैसा लौटाया जाता है। ठीक है, और जो लास्ट वाली लाइन देखो, द कैपिटल रेज्ड बाय द, ये वाली लाइन जो दिखा रहा हूं आपको, कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो अगली बार से अगर कोई आदमी बोलता है कि मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो समझ जाना कि ये वो पर्सन है जिसने शेयर खरीद रखे हैं, लेकिन इसको फिक्स रेट पे मिलेगा। पहले ही बात हो जाती है कंपनी से कि उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, तो इसको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलेगा, और इसके पास प्रेफरेंशियल राइट ज्यादा होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि इनको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, मतलब इनको फायदे क्या है, मतलब क्या इनको एडवांटेज क्या है ओवर इक्विटी शेयर। सबसे पहला इनका प्रिविलेज है कि राइट टू गेट द डिविडेंड फर्स्ट। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि इनका डिविडेंड का रेट ना फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इतना परसेंट तुम्हें मिलेगा, तो इनको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। कल को अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो इनके लिए तो पहले ही से डिविडेंड फिक्स होता है। जब आप प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे ना मार्केट से, तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको 12% या 10% मिलेगा, लिखा जाता है उस शेयर के ऊपर। तो आपको 10% ही मिलेगा, चाहे कंपनी को कुछ भी करना पड़े। अगर कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती है तब भी आपको 10% ही देगी, और कम कमाती है तब भी। और इक्विटी शेयर होल्डर में नहीं है ऐसा। इक्विटी शेयर होल्डर में मैंने पहले भी बताया ना आपको, उसमें बढ़ता घटता रहता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। पॉइंट क्लियर है? हाँ या ना बोलोगे यस तो ओके। दूसरा, राइट टू गेट द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इक्विटी शेयर होल्डरों को, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पैसा मिल जाता है, बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो जैसे मान लो मैं हूं और एक और है कोई मेरा फ्रेंड, मैंने इक्विटी शेयर खरीदा, उसने प्रेफरेंस शेयर खरीदा। मैंने 10 लाख इक्विटी शेयर में लगाए, उसने 15 लाख प्रेफरेंस शेयर्स में लगा दिए। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा था यार मेरे को रिस्क नहीं लेना है, मैंने बोला भाई मैं तो रिस्क लूंगा, ज्यादा ऑन करना चाहूंगा प्रॉफिट। अब क्या हुआ, कंपनी वाइंड अप हो गई, सपोज करो कंपनी इज वाइंड अप, तो ऐसे में क्या होगा, मेरे को सबसे पहले पैसा कंपनी डिविडेंड लौटाएगी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एग्जैक्टली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाएगी। तो यानी मेरे दोस्त को पहले पैसा मिल जाएगा, और मान लो पैसा लौटाते लौटाते नंबर खत्म हो गया तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तो जो 10 लाख मुझे मिलने वाले थे ना, दैट मनी विल बी, यूं यूं समझ लो कि वो मेरे लिए जीरो हो जाएगी। तो मैंने बहुत खतरनाक तरीके से रिस्क ले रखा है, लेकिन ये है कि मेरे को फायदा ये हो सकता था कि मेरे को डिविडेंड ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू माई फ्रेंड। तो ये है दूसरा। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग
ये तो थे दो प्रिविलेजेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस, मेरिट्स की। तो देखो सबसे पहला मेरिट क्या है प्रेफरेंस शेयर का, कि इसको फिक्स रेट पे मिलेगा, गारंटी होती है कि भाई इतना ही रेट पे मिलेगा। दूसरा पॉइंट, प्रेफरेंस इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो पहले प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब मेरे दोस्त को पहले मिलेगी। तीसरा इसका फायदा है नो डाइल्यूशन इन कंट्रोल, कंट्रोल पे डाइल्यूशन नहीं होगा, मतलब आपके पास, क्योंकि इसमें वोटिंग राइट तो होता नहीं है, तो इसीलिए कंट्रोल आपका उतना ही बना रहेगा जितना पहले था, फिर इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। एम आई क्लियर? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। और ये वाले पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना जो मैंने लास्ट में लिखा है, मैंने लिखा है दे हैव ओनली रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स। ये मैंने क्यों लिखा है रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग, क्योंकि मैं तो बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड मतलब वोटिंग होता ही नहीं है। फिर मैंने ये क्यों लिखा है कि दे हैव ओनली रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स? कौन बताएगा? सर उनके पास वोटिंग राइट्स ही तो नहीं होते बस। लेकिन स्पेशल कुछ केसेस हैं जहां पे वोटिंग राइट इनको मिल सकता है, ठीक है। वैसे हमारी बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ, आप पूछ रही हो तो। देखो दो, जब भी इनके, मतलब सिंपल भाषा में यूं कह लो कि जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पेट पे कोई लात मारेगा ना, तो इनके पास अचानक ही वोटिंग राइट आ जाता है। और ये दो केस हैं जिसमें इनके पास वोटिंग राइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कौन कौन से केस है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो किसी कंपनी ने किसी कंपनी ने डिविडेंड देने से मना कर दिया, किसी कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और उसने बोला कि हम डिविडेंड नहीं देंगे, तो ऐसे में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनके पास ऑटोमेटिक वोटिंग राइट आ जाएगी। इनके पास ऑटोमेटिक वोटिंग राइट आ जाएगी कि हम लोगों को आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, और ये लोग हटा सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 2, अगर कोई कंपनी लगातार, पहले लगातार था, अभी ये पिछले साल ही चेंज किया है, अमेंडमेंट आ गया है इसके ऊपर। अभी क्या है कि अगर मान लो कोई कंपनी दो बार अगर प्रॉफिट, मतलब दो बार अगर डिविडेंड अनाउंस नहीं करती है प्रेफरेंस शेयर को, शेयर होल्डर्स को, तो ऑटोमेटिकली उनके पास अधिकार रहेगा वोटिंग करने का, ठीक है। तो इन केस अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस नहीं कर पाती है दो बार, तो फिर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ऑटोमेटिकली उसके पास ये पावर आ जाएगी। पहले रूल पता क्या था? पहले रूल था लगातार 2 साल अगर प्रॉफिट नहीं देती है, डिविडेंड नहीं देती है, तो उसके पास वोटिंग राइट आएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिंग देते हुए बोला कि ऐसा नहीं है, अगर पूरे लाइफ टाइम में 2 बार नहीं दोगे तब भी तुम्हारे ऊपर केस होगा और प्रेफरेंस शेयर को राइट मिलेगा। अब जैसे मान लो मेरे दोस्त ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, 2010 में खरीदा उसने, ठीक है। फिर 2015 में कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी ने बोला हम डिविडेंड नहीं देंगे, तो उस साल उसको डिविडेंड नहीं मिला। अब वो भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि रूल है अगर प्रेफरेंस शेयर आपने खरीद रखा और कंपनी को लॉस हो गया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, आप बोल नहीं सकते फिर। तो मेरा दोस्त चुप रहा। अब क्या हुआ, 2020 में फिर से कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी ने बोला भाई इस बार भी हम डिविडेंड नहीं दे सकते। तो मेरे दोस्त के पास ऑटोमेटिक राइट आ जाएगा कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होने के नाते वो वोटिंग में भाग ले और अगेंस्ट में वोट कर दे। बात क्लियर हो गई सबको? हाँ या ना बोलो। पर सर यस उस सर। केस में तो कंपनी की इमरजेंसी थी तो भी केस हो जाएगा। हाँ, अभी ये रूल बना है। पहले पता है क्या रूल था? पहले ये रूल था कि लगातार अगर आप 2 साल तक प्रॉफिट नहीं दोगे तभी स्पेशल राइट आएगा। अभी क्या हो गया, लगातार का तो गोली मारो, कंपनी ने बोला है, बिजनेस ये कोर्ट ने बोला है कि अगर आप 2 बार नहीं दोगे ना, बेशक आज एक 2015 में ना दो और 2020 में, तब भी आप उसके पास स्पेशल राइट आ जाएगा वोट करने वाला, ठीक है। ये अच्छी बात भी है मेरे हिसाब से, ठीक है ये। आपको नहीं लगता कि ठीक है ये? सर पर कंपनी के लिए तो बुरी बात है ना ये। हाँ ये तो है, कंपनी के लिए तो बुरी बात। तो कंपनी को सर अच्छा काम ऐसा करना भी चाहिए ना, कंपनी ने उन्हीं से पैसे लेके, और अगर लॉस हो रहा है तो ये तो कंपनी के लिए भी तो गलत है। कंपनी क्यों ऐसा होने दे रही है? इसका मतलब उसके सर, पास मैनेजर्स एफिशिएंट नहीं है। हाँ सर बोलो। ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब सर कंपनी बहुत अपने शेयर होल्डर्स के मतलब बहुत सर क्रेडिट वर्दी है, और सर हर साल देती है, लेकिन सर 2 साल कोई ऐसे निकल गए जिनमें लॉस हुआ, तो सर ये तो नेचुरल केस भी तो है कि सर लॉस तो हाँ होता ही है, है। नेचुरल केस है, लेकिन
आप प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को भी तो देखो, बेचारों ने रिस्क लिया था और आपने ये बोला था कि हम हर साल आपको 12% डिविडेंड देंगे, और अचानक आपने नहीं दिया तो उनको कितना नुकसान होगा। अगर उन्होंने बैंक में लगाए होते तो उनको प्रॉफिट मिलता, अब आपने उनको कुछ भी नहीं दिया और बेचारों ने तो सर रिस्क वो भी ले रखा। तो लगाते हैं पैसे, क्या, फिर से बोलो, आपकी लॉस आवाज हुआ कट। तो देना चाहिए। लॉस होना होगा तब भी देना चाहिए कह रहे हो? यस सर, सर जब प्रॉफिट के लिए पैसे लगा सकते हो सर, लॉस के लिए भी साथ रहना चाहिए। देखो बेसिकली कई कंपनियां जो अच्छी कंपनियां हैं लॉस होने के बाद भी डिविडेंड दे देती हैं। वो क्या करती हैं, लोन ले लेती हैं या फिर ऐसे कहीं से पैसे का इंतजाम करके प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को दे देती हैं, इक्विटी शेयर होल्डरों को मना कर देती हैं। अगर वो तो डिपेंड करता है ना कंपनी कैसी है। आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी मिलेंगी, बहुत ज्यादा मिलेंगी, जो लॉस होने के बाद भी प्रॉफिट देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि अगर नहीं देंगी ना तो उनका मार्केट में इमेज खराब हो जाएगी, आगे कभी फ्यूचर में पैसा भी नहीं दे सकता। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए शायद इतना सख्त रूल बनाया गया है। क्योंकि कुछ कंपनियां ना इसको मिसयूज करने लगी थी। मैं बताता हूँ कैसे। कई कंपनियां क्या करती थी, जानबूझ के ना एक साल प्रॉफिट नहीं देती थी, मतलब डिविडेंड, फिर अगले साल दे देती थी। अब क्योंकि रूल ये था कि लगातार 2 साल नहीं दोगे तो दिक्कत होगी, तो जानबूझ के अगर लॉस हो जाता था तो अगले साल कहीं से इधर उधर से इंतजाम करके दे देते थे, फिर अगले साल गोली दे देते थे। तो ये तो कंपनी इसका मिसयूज करने लगी थी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा है कि आप उसको बर्डन कर दो कि भाई आपको देना नहीं दोगे तो फिर नुकसान भुगतो। और मेरे ख्याल से सही भी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर अच्छे नहीं है तो उनको हटाने की कम से कम पावर तो होनी चाहिए, नहीं? ये सर अच्छी तो हो सकती है कंपनी, यस सर। ठीक। हाँ। सर फिर अच्छा, ये तो अब हम गलत बात हो जाए किसके लिए गलत बात हो जाएगी, कंपनी के लिए कि प्रेफरेंस शेयर्स के लिए? कंपनी के लिए। सर तो गलत, प्रेफरेंस हाँ। शेयर और थोड़ा कोऑपरेटिव होना चाहिए ना। देखो एक्चुअली क्या है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर से आप उम्मीद कर सकती हो, दे आर द रियल ओनर्स, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट बेसिकली द रियल ओनर्स, ओके? दे हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी hoping that they are going to earn more dividend, okay? And you are giving them dividend at a lower rate also. You are giving them at probably 10 to 12%. At the same time you are announcing 20-30% for the equity shareholder. तो इतना ज्यादा ये लोग रिस्क, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो आप इनको कम दे रहे हो, और उसके बाद भी अगर आप मना कर देते हो तो दे विल बी वेरी अपसेट विद दैट। तो दे मस्ट हैव दैट राइट। देखो सबका अपना व्यू हो सकता है, मेरा व्यू ये है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है तो बेचारे का राइट बनता है। दूसरी बात, अगर आप स्पेशल पावर उसको नहीं दोगी तो वो तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा, उसको मिसयूज करने लगेगी कंपनी। कई कंपनियां इतनी फ्रॉडी रहती हैं कि वो जानबूझ के ना अपना बहुत सारा प्रॉफिट ना रिजर्व्स में रख देते हैं। आप अकाउंट्स पढ़ती हो तो याद है 11th में हम डिस्कस करते थे प्रोविजंस, मैंने बताया था। तो कई कंपनियां क्या करती हैं, बड़ी चालाकी से प्रोविजन दिखा देती हैं, डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा देती है। तो ज्यादा सीक्रेट रिजर्व, याद है 11th में मैंने पढ़ाया था सीक्रेट रिजर्व? कौन बताएगा सीक्रेट रिजर्व क्या होता सर सीक्रेट रिजर्व को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता तो उसके बारे में किसी को पता नहीं लगता। है? वेरी गुड। और कैसे करते हैं, एक तरीका मैंने बताया था कि जो डेप्रिसिएशन आप लगा रही हो ना मशीन के ऊपर, वो ज्यादा से लगा दो। आप दिखा दो कि आपकी मशीन चलेगी सिर्फ 5 साल, चलनी है 10, जो मशीन 15 साल चलने वाली थी आपने 5 साल दिखा दिया, तो आपने 3 गुना ज्यादा खर्चा दिखा दिया उसका। तो ऐसे में आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो आप लॉस दिखा के बिजनेस को, या बोल दो कि मेरे को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, और आप प्रॉफिट हुआ भी होगा तो आप लॉस दिखा दोगी, और ऐसे में डिविडेंड दोगी नहीं प्रेफरेंस शेयर को, वहां से भी पैसे कमा गई। तो इसी को रोकने के लिए ऐसा किए मोस्ट प्रोबेबली। यस सर। अब कितने बच्चे फेवर में, अब मेरे ख्याल से और फेवर में आएंगे। बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेचारे, थोड़ा उनकी तरफ झुको ना। तुम लोग तो एकदम कंपनी का ही साथ दे रहे हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना है क्या तुम लोगों को? पर इतने, सर ये बात तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को स्टार्टिंग में सोचनी चाहिए थी जब उन्होंने शेयर खरीदे थे। तो उन्होंने यही तो सोच के लिया है कि हमें हर साल 10% मिलेगा। कंपनी ने जब अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया था तो कंपनी ज्यादा ऐसी तो प्रलोभन देती है, उनको लालच देती है कि हम पिछले 10 साल से लगातार डिविडेंड देते आ रहे हैं, और आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने एक बार भी डिविडेंड नहीं मारा। और मान लो कि अगली बार से उड़ाना शुरू कर दिया तो क्या बीतेगी उन पे? तो इसीलिए तो सेबी भी चेक करती है कि भाई झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं उल्लू तो नहीं बना रहा है लोगों को। तो इसीलिए अगर मान लो आपने प्रोस्पेक्टस में उल्लू बना दिया
तो सेबी तुरंत स्ट्रक कर देती है, होल्ड कर देती है, रुको 1 मिनट, ये क्या लिख रखा है तुम लोगों ने, और उनको सीधा उनको बोलती है सबके पैसे वापस करो, फ्रॉड किया तुम लोगों ने, न्यूज़पेपर में छाप देते कि ये कंपनी उन लोगों को, अपने शेयर होल्डरों को उल्लू बना रही है, नोटिस दो। तो इस तरह से होता है, ठीक है। पर सर ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पता होगा कि रिस्क तो हर बिजनेस में होता है और हाँ, कभी भी हो सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मान भी जाता है अगर बाई चांस लॉस हो जाए, लेकिन अगर कंपनी जानबूझ के करे तब तो उसके ऊपर होना चाहिए ना कोई एक्शन। यस सर, Yes, तब तो होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा, मैं सिंपल भाषा में बताऊं, क्योंकि असली ओनर थोड़ी ना है ये, असली ओनर तो इक्विटी शेयर होल्डर है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों पेन लेगा, उसे क्यों लगाव रहेगा, वो तो कुछ साल के लिए खरीदता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर कुछ साल के लिए खरीदे जाते हैं, 8 साल, 10 साल, 6 साल, उससे कोई लगाव नहीं होता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को बहुत लगाव होता है कंपनी से, क्योंकि कंपनी डूबी ना तो वो भी भगवान को प्यारा हो जाएगा, तो इसीलिए उसको थोड़ा ज्यादा। और वैसे भी अगर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इतना ही दर्द है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेच देना अपने शेयर, कौन मना कर रहा है। अब समझ में आया कि सेबी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मान लो कि अगर आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है कि यार इस बार सीक्रेट रिजर्व ज्यादा रखते हैं, और ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चल गई, और ये कह रखा है कि इस बार ना हम प्रॉफिट कम दिखाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड नहीं देंगे, तो ऐसे में अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या करेंगे। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते तो क्या करते, आप शेयर्स को बेचना शुरू कर देते। तो यही होता है मार्केट में, यही तो रिस्क है। प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को भी देखना पड़ता है कंपनी कैसा कर रही है, क्या सिचुएशन है, और उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग अपना लेते हैं। क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो ये तो आज हमने पढ़ लिया मेरिट्स। अब हम एक 3 और मेरिट है, इनको भी खत्म करते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। या एक काम करते हैं बेटा, आज इतने पे ही हम ओवर करते हैं, ठीक है, और आगे वाली क्लास में, कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।